आज के लेक्चर में हम प्लास्टिड को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लास्टिड के टाइप्स के बारे में देखेंगे और एक पर्टिकुलर टाइप के प्लास्टिड को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं प्लास्टिड क्या होते हैं। प्लास्टिड सेल ऑर्गेनी होते हैं जो कि जितने भी प्लांट सेल हैं उन सब में ये पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल। और उसके अलावा यूग्लिनॉइड्स में भी प्लास्टिड क्या है, प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड को इजीली हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है क्योंकि ये साइज में बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, तो इनको हम आसानी से माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिड के टाइप्स की ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट दे कैरी, कि प्लास्टिड में कौन सा टाइप का पिगमेंट है उसके बेसिस पे प्लास्टिड को हम तीन क्लास में डिवाइड करते हैं, तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और फिर होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं डिटेल में क्या है और कौन सा पिगमेंट इनमें प्रेजेंट है। सबसे पहले बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो ल्यूकोप्लास्ट जिसको हम कलरलेस स्टोरेज यूनिट बोलते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, इनके पास कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, जबकि ये स्टोरेज यूनिट की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं सेल में। अभी क्या स्टोर करते हैं सेल में, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं सेल में। जैसे अगर हम बात करें कि अगर ल्यूकोप्लास्ट ने क्या किया है, स्टार्च को स्टोर किया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अमाइलोप्लास्ट बोलेंगे, जैसे पोटैटो हो गया। उसके अलावा अगर ये ऑयल और फैट स्टोर करेंगे तो उसको हम इलियोप्लास्ट बोल देंगे। अगर ये प्रोटीन स्टोर करेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, एलुरोप्लास्ट बोल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्लास्टिड है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। प्लांट में जितने भी कलर प्लांट को मिलते हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर से अदर जितने भी प्लांट सेल को कलर्स प्लांट को मिलते हैं वो सब किसकी वजह से मिलते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें होता है कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल, ये दोनों पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के पास प्रेजेंट होते हैं। कैरोटीनॉइड्स हमारे क्या है, फैट सॉल्युबल पिगमेंट है। अब ग्रीन को छोड़ के बाकी सारे कलर प्लांट को क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलते हैं, जैसे रेड कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, फिर येलो पिगमेंट हो गया, वो सब किसकी वजह से मिलते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही मिलते हैं। इसके अलावा ये पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट पिगमेंट है हमारा प्लास्टिड है हमारा, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बोला जाता है। और इसके पास कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही जिसकी वजह से प्लांट को क्या है, उनका ग्रीन कलर मिलता है। जो इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करके क्या करते हैं, फूड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं कि जो प्लास्टिड होते हैं, ये एक प्लास्टिड दूसरे प्लास्टिड में कई बार ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, वो इंटरचेंज हो सकते हैं, दूसरे प्लास्टिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे, जैसे आप सभी ने देखा होगा हमारे पास हरी मिर्च आती है जो कि ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर की तो उसमें कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट है, इसमें है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। लेकिन थोड़े टाइम बाद उसी हरी मिर्च को अगर हम बहुत टाइम के लिए बाहर छोड़ देंगे, खुले में छोड़ देंगे, या फिर हम इसे धूप में सुखा दें, तो ये जो इसका ग्रीन कलर है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब जो क्लोरोप्लास्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। ऐसा ही आपने किस में देखा होगा, टमाटर में देखा होगा। पहले जब टमाटर क्या होता है, कच्चा होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, और जब वो पक जाता है तो वो किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जो प्लास्टिड है वो इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब एक प्लास्टिड एक पिगमेंट दूसरे पिगमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। मोर स्पेसिफिकली जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। अब हमें जो क्लोरोप्लास्ट है इसको पूरा का पूरा क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। क्लोरोप्लास्ट जिसको हम अपने सेल का प्लांट सेल का सोलर पावर हाउस भी बोलते हैं। जो भी प्लांट का जो फूड का सिंथेसिस है वो किसकी वजह, वो किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। इसकी वजह से होता है क्योंकि इसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसका ग्रीन पिगमेंट, वो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, दो मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है, तो उसी को हम क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये देख लेते हैं इसके पास क्या क्या प्रेजेंट है। ये एक तो सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है कि इसके पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसके पास क्योंकि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। बात करते हैं क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल जो प्लांट में प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे होता है, प्लांट की लीफ में प्रेजेंट होता है। उसमें भी जो मेसोफिल सेल होती है लीफ में, उनमें जो है मेजोरिटी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और यही क्या करता है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर साइज और हम स्ट्रक्चर की बात करें, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करें कि किस सेल में कितने नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैं, तो ये वेरी करता है। जैसे कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे क्लेमाइडोमोनास, इसमें एक सेल में सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, मतलब हर सेल में ओनली वन क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट।
जबकि अगर हम हाइयर प्लांट्स की बात करें तो उनमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो सकता है कि वो 20 से लेके 40% क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है वो वेरी करता है। क्लोरोप्लास्ट साइज में भी वेरी करता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा हो सकता है, लेंस शेप्ड हो सकता है, ये ओवल शेप्ड हो सकता है, ये स्फेरिकल शेप्ड हो सकता है, ये डिस्कॉइड शेप हो सकता है, और ये इस तरीके से रिबन लाइक स्ट्रक्चर में भी, शेप में भी प्रेजेंट हो सकता है। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के एम्बोसिम्बायोटिक ओरिजिन की। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था कि ऐसा माना जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पहले क्या हुआ करता था, एक प्रिमिटिव बैक्टीरियल सेल हुआ करता था। वैसी ही बात किसके बारे में बोली जाती है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बोली जाती है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास भी 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जैसा कि क्या है प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, और इसके पास अपना सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, और इसी वजह से इसको भी क्या बोला जाता है, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन इसको कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल है। इसके पास अपना खुद का क्या है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। इसके पास अपना खुद का 70S राइबोसोम प्रेजेंट है, और अपना सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या कर सकता है, सेमी और मतलब इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हुई, आउटर मेम्ब्रेन जो कि क्या है, हाईली परमेबल होती है। हाईली परमेबल क्यों होती है, क्योंकि इसके पास कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है पोरिन्स। इन पोरिन्स प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है वो हाईली परमेबल होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो हमारी क्या होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, ये इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन, इसके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं। ये फिजिकल गैप है बिटवीन द टू लेयर। अब बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर। इनर मेम्ब्रेन के बाद इसमें एक क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ये रहा इसका क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा भी बोलते हैं, इसको स्ट्रोमा बोला जाता है। ये क्या है, डेंस प्रोटीनियस फ्लूइड होता है जो कि इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। इसके पास अपना खुद का क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया का वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो स्ट्रोमा में ही प्रेजेंट है। जो 70S राइबोसोम है वो भी कहाँ पर प्रेजेंट है, स्ट्रोमा रीजन में ही प्रेजेंट है। उसके अलावा स्ट्रोमा रीजन में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कार्बन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं थाइलेकॉइड क्या होता है। थाइलेकॉइड इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, जिस इस तरह का फ्लैट सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। थाइलेकॉइड का जो इनर स्पेस प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं, और इसकी जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन बोला जाता है। जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो इसी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोफिल है उसके पास सेंटर में एक मेटल भी प्रेजेंट होता है। वो कौन सा मेटल है, मैग्नीशियम मेटल इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा वो जो हमने भी थाइलेकॉइड्स देखे थे, उन थाइलेकॉइड्स को इस तरीके से, जैसे हम सिक्के की एक स्टैक बना दें कि एक के ऊपर एक सिक्कों को हम लगा दें, इस तरह का स्ट्रक्चर जो बन जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ये रहा ये स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। तो ग्रेना क्या है, स्टैक है 20 से लेकर 50 थाइलेकॉइड्स के, इंडिविजुअल थाइलेकॉइड्स को एक के ऊपर एक हमने थाइलेकॉइड्स को लगा दिया, और जो हमें इस तरह से गठरी टाइप जो स्ट्रक्चर मिला स्टैक लाइक, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से क्या होता है, आपस में कनेक्टेड होता है। जिस लेयर के थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू वो कनेक्टेड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमेली बोलते हैं। ये दो ग्रेना के बीच में क्या करता है, ब्रिज का मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम करता है। अब ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ये रही हमारी आउटर मेम्ब्रेन जिसके पास प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये क्या है, कंप्लीटली परमेबल होती है। ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है जिसके पास कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है, स्लाइटली लेस परमेबल है आउटर मेम्ब्रेन के कंपेरिजन में। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस प्रेजेंट होता है। ये है स्ट्रोमा, जो कि जिसको फ्लूइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये थाइलेकॉइड हो गया, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है जिसको थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लोरोफिल हाउसिंग, जो क्लोरोफिल है वो थाइलेकॉइड में ही प्रेजेंट होता है। थाइलेकॉइड का जो इनर स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन भी बोलते हैं। और उसके बाद इनका जो स्टैक है थाइलेकॉइड का, उसको क्या बोला जाता है, ग्रेना बोला जाता है। एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से किस तरह से कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट होता है स्ट्रोमा लैमेली की वजह से कनेक्ट होता है। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन को देखते हैं। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होती है, और इसके लिए सबसे पहले जो रेस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी, वो क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट की जरूरत होती है। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करती है, जो लाइट एनर्जी है उसको ये ट्रैप करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद बात करते हैं डार्क रिएक्शन की। जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पर, डार्क रिएक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं।
ये स्ट्रोमा रीजन में होती है, स्ट्रोमा रीजन में होती है, और इसको कराने के लिए, क्योंकि स्ट्रोमा रीजन में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और उन एंजाइम्स की हेल्प से ही जो है डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन में एक्चुअली में क्या है, CO2 का फिक्सेशन हो रहा है। CO2 फिक्सेशन करके ये क्या बनाती है, शुगर और प्रोटीन बनाती है। ये दोनों रिएक्शन में क्या है, एक स्लाइड सा डिफरेंस है कि लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा फ्लूइड मैट्रिक्स में। इसके लिए क्लोरोफिल की जरूरत होती है, इसके लिए स्ट्रोमा में जो एंजाइम्स प्रेजेंट है उनकी जरूरत होती है। ये क्या कर रही है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है और ये CO2 का फिक्सेशन कर रही है। इसमें आउटपुट क्या है, केमिकल एनर्जी का सिंथेसिस हो रहा है और इसमें शुगर और प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। तो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी जो आई वो क्लोरोप्लास्ट ने क्या करी, ट्रैप करी, तो क्लोरोफिल ने ट्रैप करी और उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, केमिकल एनर्जी में, जिसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाते हैं, शुगर और प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए किसके बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम, और फिर हम आगे न्यूक्लियस और बाकी चीजों के बारे में कंटिन्यू करेंगे।